दोस्तों आज हम बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में बात करेंगे। हेमा मालिनी के पिता का नाम वीएसआर चक्रवर्ती था और उनकी माता का नाम जया था, जो तमिलनाडु की निवासी थी। हेमा मालिनी सबसे छोटी बहन थी और उनके दो बड़े भाई थे, कन्नन और जगन्नाथ। हेमा मालिनी के माता जया जो है वो तमिलनाडु के त्रिचुनापल्ली के अमानगुड़ी कस्बा की रहने वाली थी और वो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थी। वो वायलिन बजाया करती थी और खाली वक्त में पेंटिंग किया करती थी। हेमा मालिनी ऐसे परिवार में पली बड़ी जहाँ पे संगीत और कला का माहौल था। हेमा मालिनी की माता शास्त्रीय संगीत में दक्ष थी और वो चाहती थी कि हेमा मालिनी एक नृत्यांगना बने। हेमा मालिनी के पिताजी रोजगार और श्रम मंत्रालय में काम करते थे। बाद में उन्होंने बीमा निगम में कर्मचारी के तौर पर काम किया। हेमा मालिनी के पिताजी चक्रवर्ती अपने दोनों बेटी की जिम्मेदारी यानी कि कन्नन और चक्रवर्ती की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली और बेटी की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी जया को दे दी। जया अपनी बेटी हेमा मालिनी की भरतनाट्यम की औपचारिक प्रशिक्षण के लिए गुरु तारास्वामी के पास लेकर के गई। हालांकि शुरू में उन्हें कुछ दिक्कतें आई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण हासिल कर लिया कि साल बीतते बीतते वो बड़े बड़े प्रोग्राम में अपना प्रस्तुति देने लगी थी। हेमा मालिनी का परिवार दिल्ली में रहता था, इसलिए उन्हें मौका मिला कि वो कई बड़ी हस्तियों के सामने अपनी प्रस्तुति दे पाई, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्वीन एलिजाबेथ। इनके सामने भी हेमा मालिनी ने अपना परफॉर्मेंस दिया था। हेमा मालिनी ने अपने भाइयों के साथ मद्रासी हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी और हेमा मालिनी अपनी माता को अम्मा और पिता को अप्पा कहती थी। 13 वर्ष की आयु में जया की शादी यानी कि हेमा मालिनी की माता की शादी उनके पिता वीएसआर चक्रवर्ती के साथ हो गई थी, लेकिन चक्रवर्ती ने उनके जो कला का रुझान है उस पे किसी भी तरह का घरेलू बाधा आने नहीं दी। उन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। जया ने नाट्य शास्त्र पर गहन अध्ययन किया था, इसलिए वो चाहती थी कि हेमा मालिनी नाट्य और अभिनय में निपुण हो जाए, इसलिए उन पर उन्होंने बहुत काम किया था। अब इनको लगा कि अगर हेमा मालिनी को आगे बढ़ाया जाए तो दिल्ली की बजाय उन्हें मद्रास जाना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि फिर चक्रवर्ती को अपने ऑफिस से बोल करके उन्हें ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत पड़ती मद्रास। और वहीं दूसरी तरफ हंसराज कॉलेज में बड़े बेटे कन्नन अपनी साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और छोटा बेटा जो है वो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। तो ऐसे में परिवार का शिफ्ट होना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार चक्रवर्ती साहब ने फैसला ले लिया और उन्होंने कहा कि परिवार मद्रास जाएगा, लेकिन सबसे पहले जया और उनकी बेटी हेमा मालिनी मद्रास जाएंगी। बाकी दोनों बेटे अपनी नानी के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। 1962 में हेमा मालिनी का परिवार मद्रास शिफ्ट कर गया और वहां जाकर के एक नए स्कूल में उन्हें एडमिशन मिला। उस स्कूल का नाम था रोजरी मैट्रिकुलेशन। अब आगे चल करके हेमा मालिनी को नृत्य प्रदर्शन के लिए काफ़ी सारे टूर करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आने लगी और ऐसे में उनका एडमिशन जो है वो आंध्रा मैट्रिकुलेशन में किया गया। जब हेमा मालिनी 14 साल की थी तब तक उन्होंने स्टेज पर काफ़ी सारी प्रस्तुति दे दी थी और उनका काफ़ी नाम हो गया था। ऐसे में कई सारे निर्माता जो है उन्हें फिल्म के ऑफर करने लगे थे। ऐसे में एक तमिल निर्माता जो है वो हेमा मालिनी के घर आया और उन्होंने चक्रवर्ती साहब और उनकी पत्नी जया के सामने में हेमा मालिनी के लिए फिल्म का प्रस्ताव रखा। हालांकि चक्रवर्ती साहब इस प्रपोजल के फेवर में नहीं थे, यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी फिल्मों में काम करने की पक्षधर नहीं थी। लेकिन जया ने अपने कई परिचितों से बातें की और वहाँ से सकारात्मक सुझाव मिले। इस वजह से जया ने फैसला किया कि हेमा मालिनी को फिल्मों में काम करना चाहिए। ऐसे में जया ने हेमा से कहा कि एक फिल्म कंप्लीट कर लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिल्म दोबारा मत करना। निर्माता ने फिल्म की भव्य तरीके से अनाउंसमेंट की और इस फिल्म के लिए 2 हीरोइन फाइनल किए गए। पहली हीरोइन थी जयललिता, जो आगे चल करके मुख्यमंत्री बनी तमिलनाडु की, और दूसरी थी हेमा मालिनी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। निर्माता ने कहा कि हेमा मालिनी जो नाम है वो सही नाम नहीं है, इसलिए इस नाम को बदल दिया जाए और नाम रखा जाए सुजाता। हालांकि जया इस नाम को बदलने की पक्षधर नहीं थी, लेकिन निर्माता ने दबाव बनाया, तब जया राजी हो गई। अब पहले शेड्यूल की शुरुआत हुई मदुरई में। 20 दिन का शेड्यूल था और शूटिंग की गई। उसके बाद सब अपने घर आ गए। हेमा मालिनी भी अपने घर आ गई और कुछ महीने के बाद में
अखबार से पता चलता है कि हेमा को फिल्म से निकाल दिया गया और ये बहुत बड़ा आघात लगा था हेमा के परिवार को। हालांकि हेमा मालिनी ने सोचा कि चलो अच्छा है, फिल्मों से ये छुटकारा मिला, लेकिन उनकी माँ को गहरा चोट पहुंचा था। वो उदास रहने लगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर हेमा मालिनी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रण किया कि वो फिल्मों में काम करेंगी। अपनी माँ की दुख और मनोदशा को देखकर हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करने का प्रण किया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने फिल्मों में काम करके अपनी माँ के स्वाभिमान को वापस लाने का दृढ़ निश्चय किया। जया अपने कमरे में उदास बैठी थी। हेमा मालिनी वहाँ गई और उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ और आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी और वापस कामयाबी हासिल करूँगी। फिर वही हुआ जो नियति को मंजूर था। फिल्मों के जाने माने निर्माता पद्मा सुब्रमण्यम के बेटे के सुब्रमण्यम के यहाँ एक डांस कॉन्सर्ट था, जहाँ पर अनंत स्वामी जो गॉडफादर थे हेमा मालिनी के, उन्होंने हेमा के परफॉर्मेंस को देखा। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अनंत स्वामी एक दिन हेमा मालिनी के घर राज कपूर की फिल्म के लिए प्रस्ताव लेकर के गए, जिसमें बतौर हीरोइन हेमा मालिनी को साइन करने की बात थी। परिवार राजी नहीं था, लेकिन हेमा ने बिना किसी से बात किए हामी भर दी। कुछ दिन यूं ही बीता और अनंत स्वामी फिर नजर नहीं आए। परिवार को ऐसा लगा कि ये फ्रॉड व्यक्ति है और इसने ऐसे ही कुछ बातें कह दी है। लेकिन कुछ दिन के बाद अनंत स्वामी 3 एयर टिकट लेकर के आए हेमा के घर और वो टिकट थे मुंबई के लिए। वो चाहते थे कि राज कपूर साहब से हेमा मालिनी की मुलाकात हो जाए, क्योंकि सारा फैसला राज कपूर साहब को करना था। अब राज कपूर साहब की फिल्म संगम हिट हुई थी। वैजयंती माला उसमें हीरोइन थी। वैजयंती माला एक कुशल नर्तकी थी। राज कपूर साहब को वैजयंती माला का विकल्प चाहिए था और हेमा मालिनी उसमें उपयुक्त लगी। अब हेमा मालिनी के लिए एक स्क्रीन टेस्ट रखा गया, जो देवनार के आरके स्टूडियो में रखा गया था। और पहले दिन जब स्क्रीन टेस्ट हो रहा था तो हेमा मालिनी काफ़ी नर्वस थी। ड्रेसमैन विष्णु उन्हें वैजयंती माला के कॉस्ट्यूम दिखाए जो वहाँ पे टंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारे कॉस्ट्यूम इसी तरह यहाँ पर टंगे हुए नजर आएंगे। मेकअप मैन माधव दादा की बातों से उनके अंदर जो पनपा हुआ डर था वो दूर हो गया और उन्होंने परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, काफ़ी तारीफ हुई। उसके बाद वो मद्रास वापस लौट गई। अब वो दिन करीब आ गया जब हेमा को मद्रास से मुंबई फिर शिफ्ट करना था। हालांकि ये फैसला बहुत कठिन था और काफ़ी विवाद हुए इन बातों को लेकर के, लेकिन आखिरकार हेमा मुंबई शिफ्ट कर गई। अब फिल्म सपनों के सौदागर की शूटिंग शुरू हुई। महेश कौल डायरेक्टर थे। पहले दिन बिना डायलॉग्स के हेमा मालिनी के सीन शूट कर लिए गए। इस फिल्म में हेमा मालिनी खानाबदोश के किरदार में नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने थे और हेमा मालिनी से हो नहीं रहा था। लगभग 14-15 रीटेक हुए और उन्होंने अपनी माँ के कानों में तमिल में कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, वापस चलते हैं। ऐसे में माँ ने उन्हें डांटा कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो अपने काम पर, तुम अपने काम पर ध्यान दो तो तुमसे होगा। और उन्होंने फिर अपने काम पर फोकस किया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन टेक दिया। जैसे जैसे फिल्म कंप्लीट हो रही थी, निर्माता ने एक मौलवी नियुक्त कर दिया हेमा मालिनी को उर्दू सिखाने के लिए, और हेमा मालिनी भी चाहती थी कि इस खूबसूरत ज़बान की बारीकी तो समझा जाए। हालांकि सपनों के सौदागर जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म बुरी तरह से पिट गई। लेकिन हेमा मालिनी के पास नए नए फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, जिसमें जॉनी मेरा नाम और मदन मोहल्ला की शराफत थी। दोनों फिल्में जबरदस्त हिट हुई थी। इसके बाद हेमा मालिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पास लगातार बड़ी बड़ी फिल्में आती रही। उनमें से शरीफ बदमाश, तेरे मेरे सपने, छुपा रुस्तम, जोशीला, अमीर गरीब, जाने मन और सच्चे का बोलवाला। इसके बाद बॉलीवुड को मिली ड्रीम गर्ल और एक बेहतरीन अदाकारा।